गैमेट स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत आज हम लोग आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष और उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न कर्नाटक युद्धों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का हमारा अध्ययन मुख्य रूप से प्रथम कर्नाटक युद्ध पर केंद्रित होगा। हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में यह पढ़ लिया था कि अंग्रेज़ों का भारत आगमन कैसे हुआ और कहाँ कहाँ पर उन्होंने बस्तियाँ स्थापित की। उसके बाद हम लोगों ने अध्ययन किया था फ्रांसीसियों का आगमन कैसे हुआ और कहाँ कहाँ पर उन्होंने बस्तियाँ स्थापित की। और हम लोगों ने 1740 के आसपास फ्रांसीसियों की बस्तियों के बारे में अच्छे से अध्ययन किया था। तो अब हम समझे भारत में 1740 की क्या स्थिति रही है। 1740 में फ्रांसीसी कहाँ पर अपनी बस्तियाँ या फैक्ट्रियाँ स्थापित कर चुके थे और अंग्रेज़ कहाँ पर अपनी फैक्ट्रियाँ या बस्तियाँ स्थापित कर चुके थे। आइए हम लोग देखते हैं। 1740 तक फ्रांसीसियों ने अपना मुख्यालय पांडुचेरी में, कहाँ पर, पांडिचेरी में स्थापित कर लिया था। हम लोगों ने पढ़ा था बल्लिकोंडीपुरम के सुल्तान या सूबेदार शेर खां से फ्रांसिस मार्टिन ने एक गांव पुडुचेरी लिया था, जिसको जो है 1674 ईस्वी तक विकसित करके पांडुचेरी बना दिया गया था। और साथ में ये भी अध्ययन किया था कि सूरत में 1664 में फ्रैंको कैरों के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने फैक्ट्री स्थापित कर ली थी। और 1669 ईस्वी में मरकारा के नेतृत्व में मसूलीपट्टनम में फ्रांसीसियों ने फैक्ट्रियाँ स्थापित कर ली थी। चंद्रनगर में, ये जो बंगाल में है, यहाँ पर वहाँ के जो है सूबेदार थे शाइस्ता खां, उनसे जो है 1690-92 में चंद्रनगर को प्राप्त करके फैक्ट्री स्थापित कर लिए थे फ्रांसीसियों ने। उसके बाद माहे में 1724 ईस्वी में, उसके बाद करिकाल में 1739 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित कर ली थी। और अंग्रेज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि उन्होंने अपने तीनों प्रेसिडेंसी खोज ली थी। वो कौन कौन सी थी? बम्बई थी एक, दूसरी कौन सी थी? मद्रास थी, तीसरी कौन सी थी? कलकत्ता थी। उन्होंने मद्रास में 1639 में हम लोग जब मद्रास फ्रांसिस डे के बारे में पढ़ते हैं ना, तो फ्रांसिस डे ने जो है यहाँ जो है एक छोटा सा गांव चेन्नई प्राप्त किया था। फिर चेन्नई को विकसित करके जो है मद्रास बनाया गया, ये है। और 1668 में जो है बम्बई में फैक्ट्री स्थापित की। हम लोगों ने पढ़ा था कि 1661 में इंग्लैंड के सम्राट है चार्ल्स द्वितीय, उनकी शादी पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेगंजा से होती है। परिणाम स्वरूप उनको बम्बई द्वीप जो है दहेज में मिलता है। और उस बम्बई द्वीप को 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने कंपनी को दे दिया था मात्र 10 पाउंड के किराए पर। वहीं पर जो है गैराल्ड ऑन्गियर ने आधुनिक बम्बई की नींव डाली थी। और 1687 में सूरत के स्थान पर जो है बम्बई जो है उनका मुख्यालय हो गया था। कलकत्ता के बारे में जाब चौरनाक, वो 3 गांव सुतनाती, कोलकाता, गोविंदपुर, कोलिकाता और गोविंदपुर, 1700 ईस्वी में कलकत्ता की स्थापना हो गई थी। इस तरह से देखिए फ्रांसीसी और जो है ब्रिटिश अपनी अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित किए थे।
और इन फैक्ट्रियों में देखिए, ये जो पांडिचेरी था, ये जो है फ्रांसीसियों का मुख्यालय था, और ये जो मद्रास था, ये मद्रास ये जो है अंग्रेज़ों का मुख्यालय था। और इन्हीं क्षेत्रों में इनका प्रशासनिक कार्य तेज़ी से चल रहा था, व्यापार तेज़ी से चल रहा था, और इसीलिए इन्हीं क्षेत्रों में इनमें संघर्ष होता है। यह जो संघर्ष है उसे हम कर्नाटक युद्धों के नाम से जानते हैं। और ये कर्नाटक युद्ध कुल 3 जो है यहाँ पर लड़े गए हैं, जिन्हें हम क्रमशः नंबर 1 प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध, जिन्हें हम क्रमशः प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध के रूप में जानते हैं। और यह युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी के बीच हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी के बीच हुआ। और तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ। हमें इन तीनों कर्नाटक युद्धों के डेट या सन तारीख पता होनी चाहिए। प्रथम, द्वितीय और तृतीय के प्रथम हुआ 1746 से 1748, द्वितीय है 1749 से 1754, तृतीय हुआ 1756 से 1763। ये देखिए युद्ध लगातार हो रहे हैं। 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 1 साल 55 जो है खाली है। उसके बाद 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63। इसका मतलब है कि हम 1746 से 1763 तक की बात करें, बीच में केवल 1755 है जब यहाँ पर उनके बीच युद्ध नहीं हुआ था। तो अब एक प्रश्न है, कर्नाटक युद्ध कहाँ पर हुए थे? क्या वह युद्ध जो है वर्तमान में जो कर्नाटक है वहीं पर हुआ था, या उस समय का कर्नाटक कुछ अलग था? आइए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, उस समय यूरोपीय लोग जो है, यूरोपीय ये जो कोरोमंडल है, एक कोरोमंडल तट है, इसका जो आंतरिक भाग होता है, आंतरिक भाग इसी को कर्नाटक कहते थे। कोरोमंडल तट के आंतरिक भाग को उस समय यूरोपीय लोग कर्नाटक कहते थे। बाद में जो मैसूर है, जब हमारी स्वतंत्रता प्राप्त हुई, स्वतंत्रता के बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से मैसूर को कर्नाटक घोषित किया गया। तो यह कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो कर्नाटक युद्ध हुआ था वह वर्तमान कर्नाटक में था। वह कहाँ पर था? कोरोमंडल जो तट है उसके आंतरिक भागों में था, क्योंकि यूरोपीय इसी भाग को कर्नाटक कहते थे। अब हम लोगों ने ये समझ लिया है हम कहाँ की बात करेंगे, क्योंकि यहीं पर है एरिया जहाँ पर मद्रास है, जहाँ पर पांडिचेरी है, जहाँ पर एक जो है फ्रांसीसियों का मुख्यालय है, एक अंग्रेज़ों का मुख्यालय है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1746 से लेकर के 1748 ईस्वी तक। उसके कुछ कारण रहे होंगे, तो हम लोग पहले कारण पर चर्चा करते हैं। पहला कारण है
फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के मध्य व्यापारिक प्रतिद्वंदिता। हम जानते हैं कि 1740 में ईस्वी में फ्रांस ने क्या किया, अपनी नीति में आमूलचूल परिवर्तन किया और आमूलचूल परिवर्तन करके अपनी नीति उसने जो है घोषित किया कि साम्राज्यवाद है। फ्रांस की नीति अब क्या होगी 1740 के बाद से, साम्राज्यवाद होगी। जब साम्राज्यवाद नीति होगी तो अपने एक्सपेंशन के लिए, उन्हें अपने व्यापार के लिए उपनिवेश की ज़रूरत होगी, जिसको उन्होंने बढ़ाने का प्रयास किया। ब्रिटेन भी अपने उपनिवेश बढ़ा रहा था, इधर फ्रांस अपने उपनिवेश बढ़ा रहा था, उधर ब्रिटेन अपने उपनिवेश बढ़ा रहा था। अतः दोनों में संघर्ष स्वाभाविक होगा। दूसरा, दोनों भारत में हैं, तो भारत में जो है फ्रांस क्या कर रहा है, अपनी व्यापारिक कोठियाँ, बस्तियाँ बढ़ा रहा है। अपनी व्यापारिक कोठी, बस्ती, ये सब क्या कर रहा है, फ्रांस बढ़ा रहा है। और ब्रिटेन क्या कर रहा है, उसका विरोध कर रहा है। विरोध क्यों कर रहा है? क्योंकि ब्रिटेन अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता है, फ्रांस बस्ती स्थापित कर रहा, फैक्ट्री स्थापित कर रहा है, वह भी अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता है। इस तरह से फ्रांस और ब्रिटेन दोनों के बीच व्यापारिक प्रतिद्वंदिता बढ़ी, जिसका परिणाम जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध के रूप में सामने आया। अगला है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध भी जो है कर्नाटक युद्ध का कारण रहा है। ऑस्ट्रिया के बारे में हम लोग जानते हैं, ऑस्ट्रिया जो है यूरोप का एक देश है। कहाँ का? यूरोप का एक देश है। यहाँ के जो शासक थे उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय जो है उनको पुत्र नहीं था, गद्दी का उत्तराधिकारी नहीं था, एक पुत्री थी, एक पुत्री थी। अब यूरोप में इस मामले को लेकर खेमाबंदी शुरू हो गई कि ऑस्ट्रिया के शासक की पुत्री को उत्तराधिकारी बनाया जाए कि ना बनाया जाए। इसके लिए एक खेमे में फ्रांस चला गया, एक खेमे में ब्रिटेन चला गया, क्योंकि दोनों ये चाहते थे ऑस्ट्रिया में जो भी शासक बने वह उसका पक्षधर हो, उसका समर्थन करे, ताकि उसकी स्थिति मजबूत हो। इसको लेकर के वहाँ पर एक बड़ा युद्ध चला, जिसे ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध कहते हैं। वह युद्ध यूरोप में शुरू हुआ था, जिसमें फ्रांस और ब्रिटेन आमने सामने थे। चूँकि भारत में भी फ्रांसीसी और अंग्रेज़ थे, इसकी परिणति यहाँ भी युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध के तात्कालिक कारण भी थे। तात्कालिक कारण ये था कि 1745 में एक ब्रिटिश नौसैनिक अधिकारी वारनेट ने कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों को लूट लिया था। उसको हम लोग समझते हैं ये तात्कालिक कारण कैसे था, कैसे हुआ। अब देखिए, उस समय ये मद्रास है, ये है मद्रास। मद्रास में जो है अंग्रेज़ों का शासन है, इंग्लिश का शासन है। यहाँ पर इनका जो गवर्नर है वह है निकोलस मार्श। कौन है? निकोलस मोर्स। और यह है पांडिचेरी। पांडिचेरी में जो फ्रांसीसी गवर्नर है ये हैं डुप्ले। ये दोनों भारत में मद्रास और पांडिचेरी में मौजूद हैं। और जो ऑस्ट्रिया में जो उत्तराधिकार के युद्ध प्रारंभ हुआ था, उसकी जानकारी, उसका समाचार भारत में 1744 ईस्वी में आता है।
भारत में पता चलता है कि 1740 से ही ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया है। तो यहाँ भी युद्ध छिड़ने की संभावना बनी। तो डुप्ले ने देखा, और यह सही भी है, नौसेना के विकास में ब्रिटेन सर्वोच्च था, क्योंकि उसकी भौगोलिक स्थिति जैसी है और उसकी जितनी निर्भरता है नौसेना पर, उसके कारण उसकी नौसेना बहुत मजबूत हो गई थी। उसकी तुलना में फ्रांसीसियों की नौसेना कमज़ोर थी। अतः डुप्ले ने सोचा अगर युद्ध होगा तो उसकी हारने की संभावना अधिक से अधिक है। सो उसने क्या किया कि एक जो है निकोलस मोर्स को, जो मद्रास में अंग्रेज गवर्नर है, उनको जो है एक पत्र लिखा, और पत्र में उन्होंने कहा कि देखो हम दोनों जो है यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए हैं, युद्ध करने के लिए नहीं आए हैं, इसलिए हमको जो है यूरोप के मामले से तटस्थ रहना चाहिए, किसी तरह से युद्ध में भाग नहीं लेना चाहिए। निकोलस मॉर्स को ये पता चल गया था कि इंग्लैंड से उसकी सहायता के लिए एक जो है नौसैनिक अधिकारी बार्नेट के नेतृत्व में सेना आ रही है। इसलिए उसने जो है डुप्ले के परामर्श पर कोई आश्वासन नहीं दिया। निकोलस मॉर्स ने डुप्ले को कोई आश्वासन नहीं दिया। आश्वासन न मिलने पर डुप्ले ने देखा युद्ध सामने है, उसका रोकने का और प्रयास किया। ये जो एरिया है कर्नाटक का, ये कर्नाटक है, कर्नाटक का एरिया है। यहाँ के नवाब, यहाँ पर नवाब हैं, नवाब थे अनवरुद्दीन। कौन था? अनवरुद्दीन से डुप्ले ने वार्ता की और कहा ये आपका क्षेत्र है, अगर यहाँ पर जो है ब्रिटिश और फ्रांसीसी में लड़ाई होगी तो अशांति होगी, अतः आप राजा या शासक होने की हैसियत से इस तरह की किसी भी गतिविधि को रोकने का आदेश जारी करिए। डुप्ले ने परामर्श दिया और अनवरुद्दीन ने यह आदेश जारी किया कि हमारे क्षेत्र में, हमारी सीमा के अंतर्गत जो है कोई युद्ध नहीं करेगा, युद्धबंदी रहेगी। इस तरह से अंग्रेज़ जो है अनवरुद्दीन नवाब की बात मान ली और जो फ्रांसीसियों पर संकट आया था उसको डुप्ले ने जो है अपनी कूटनीतिक प्रयासों से समाप्त किया और फ्रांसीसी बस्तियों की रक्षा की। इतना सब हो गया, लेकिन इसके बाद बार्नेट जो इंग्लैंड से चला ही था कि हम जीतेंगे, इस तरह से जो है डुप्ले ने अपनी फ्रांसीसी बस्तियों की रक्षा की। लेकिन उसी समय 1745 में बार्नेट जो एक नौसैनिक अधिकारी था, इंग्लैंड से चला था, वह पहुंचा और उसने जो है फ्रांसीसी जहाज़ों पर अटैक कर दिया, बहुत सी जहाज़ों को डुबो दिया, बहुत सी जहाज़ों पर कब्जा कर लिया। तो ऐसी स्थिति में डुप्ले के सम्मुख जो है युद्ध आ खड़ा हुआ। तो डुप्ले ने उसके लिए प्रयास करना शुरू किया, अपनी सहायता की खोज शुरू की। तो उसे यह ज्ञात था, हम लोगों ने पढ़ा भी था कि 1721 में मॉरीशस में फ्रांसीसियों की एक फैक्ट्री स्थापित हुई थी। मॉरीशस कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका के नीचे हम लोगों के मेडागास्कर था, मेडागास्कर के बगल में मॉरीशस था। तो मॉरीशस के जो है गवर्नर थे ला बुरडोने। कौन थे मॉरीशस के गवर्नर? ला बुरडोने। नाम जो है याद रहना चाहिए, परीक्षाओं में पूछा जाता है। को डुप्ले ने ला बुरडोने को डुप्ले ने पत्र लिखा कि हमारी सहायता कीजिए, वार्नेट ने इस तरह के कारनामे कर दिए हैं। तो वार्नेट जो है अपनी एक सेना लेकर के आया, कोरोमंडल तट पर जब पहुंचा
तो तब तक बार्नेट वापस चला गया था और बार्नेट का उत्तराधिकारी कौन था? एडवर्ड पेटन। एडवर्ड पेटन था। एडवर्ड पेटन को जो है, एडवर्ड पेटन को ला बोर्डोने ने नेगापट्टनम के युद्ध में हरा दिया 1746 में। कब? 1746 ईस्वी में। 1746 ईस्वी में नेगापट्टनम के युद्ध में ला बोर्डोने ने पेटन को हरा दिया और पेटन देखिए वहाँ से भाग गया, श्रीलंका भाग गया। उसके बाद डुप्ले और ला बोर्डोने की संयुक्त सेना ने जो है 1746 में, सितंबर 1746 में, कब? सितंबर 1746 ईस्वी में क्या किया? मद्रास, जो अंग्रेजों की बस्ती थी, मद्रास पर अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया और मद्रास पर आक्रमण करके अपना अधिकार कर लिया सितंबर 1746 में। इस तरह से अंग्रेजों का एक महत्वपूर्ण मुख्यालय फ्रांसीसियों के पास चला गया। अब जब जो है मद्रास अंग्रेजों को मिल गया तो मद्रास पर जो है फ्रांसीसी अधिकार रहे या ना रहे, उसको लेकर के डुप्ले और ला बोर्डोने के मध्य मतभेद हो गया। डुप्ले चाहता था, डुप्ले क्या चाहता था कि मद्रास पर जो है फ्रांसीसी अधिकार रहे। क्या रहे? मद्रास पर फ्रांसीसी अधिकार रहे, मद्रास पर। और ला बोर्डोने चाहते थे कि फिरौती लेकर के, रिश्वत लेकर के, पैसा लेकर के इसको वापस कर दिया जाए अंग्रेजों को। और उन्होंने अंत में ला बोर्डोने की बात मानी गई और उन्होंने 4 लाख पाउंड की फिरौती अंग्रेजों से ले करके मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया और पैसा ले करके मॉरिशस चले गए। मॉरिशस से जब वे फ्रांस जाते हैं ला बोर्डोने महोदय, तो वहाँ पर इन पर महाभियोग चलाया जाता है। क्या चलाया जाता है? महाभियोग चलाया जाता है और इनको 3 वर्ष की सज़ा भी मिलती है। वो आगे का मामला है। अभी हुआ क्या, जब मद्रास से फिरौती लेकर के ला बोर्डोने मॉरिशस चले गए, उनके जाने के तुरंत बाद डुप्ले ने मद्रास पर जो है फिर से आक्रमण किया और उसको जीत लिया। जीतने के बाद बहुत से अंग्रेज़ों को उसने बंदी बनाया था। उसी में रॉबर्ट क्लाइव भी था। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था, जो अकाउंटेंट के पद पर, किरानी के पद पर कार्य करता था। अब आप देखो इससे क्या हुआ, मद्रास पर विजय हो गई और कब्जा हो गया। अब आगे की कहानी है, हम लोग याद करें कि अनवरुद्दीन ने आदेश जारी किया था कि उसके क्षेत्र में जो है किसी भी प्रकार की युद्ध की या सैनिक गतिविधि नहीं होगी, और जो परामर्श दिया था डुप्ले वही उसका उल्लंघन कर रहा था। तो नवाब अनवरुद्दीन ने डुप्ले का विरोध किया। तो डुप्ले ने अनवरुद्दीन को समझाया कि नवाब साहब, ये जो मद्रास है हमें अंग्रेज़ों से जीत लेने दीजिए, जैसे ही मद्रास हमारे पास आएगा वैसे ही वह जो है मद्रास को नवाब को दे देगा। उसके इस आश्वासन से जो है नवाब अनवरुद्दीन शांत हो गए। लेकिन जब डुप्ले ने मद्रास को जीत लिया
तो जीतने के बाद जो है नवाब को नहीं दिया। इससे नवाब क्रोधित हुआ और अपने पुत्र महफूज खां, क्या नाम था उनके पुत्र का? महफूज खां के नेतृत्व में एक जो है 10,000 सैनिकों की विशाल सेना फ्रांसीसियों के विरुद्ध भेजी। और यह सेना जब गई तो फ्रांसीसी कैप्टन पैराडाइज, कौन थे? पैराडाइज, ये फ्रांसीसी कैप्टन थे। इनके नेतृत्व में एक छोटी सी सेना, फ्रांसीसियों की एक छोटी सेना थी जिसमें 230 फ्रांसीसी थे और 700 भारतीय थे। अगर आप जोड़ेंगे 7 2 9, 930 सेना थे। 230 फ्रांसीसी सैनिक थे और 700 भारतीय सैनिक थे। इन दोनों की लड़ाई जो है कब? 1748 ईस्वी में। 1748 ईस्वी में अड्यार नदी के किनारे सेंट थोमे नामक स्थान पर हुआ। सेंट थोमे नामक स्थान पर हुआ, जिसमें जो है हाफिज महफूज खां पराजित हुआ। महफूज खां अनवरुद्दीन का बेटा पराजित हुआ। इसी युद्ध को जो है अड्यार का युद्ध या सेंट थोमे का युद्ध कहते हैं। परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है अड्यार का युद्ध का सन क्या है? 1748 है। किसके किसके बीच हुआ था ये पता है? महफूज खां माने नवाब के बीच में हुआ था और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? कैप्टन पैराडाइज कर रहा था। इसमें आपने देखा एक विशाल सेना है 10,000 की नवाब की, और एक फ्रांसीसियों की सेना है जिसमें 2 से 30 फ्रांसीसी हैं, 700 भारतीय हैं। 9 से 30 की सेना है। 9 से 30 की सेना 10,000 की सेना को पराजित कर देती है। तो यहाँ पर यह सिद्ध हुआ कि यूरोपियों की छोटी सी संगठित और अनुशासित सेना भारतीयों की बड़ी असंगठित सेना से श्रेष्ठतर है। इस युद्ध के बाद फ्रांसीसियों की, विशेष करके डुप्ले की ख्याति बहुत तेजी से फैली। अब फ्रांसीसी मद्रास को जीत लिए थे, सेंट टोमे को जीत लिए थे, तो उनमें उत्साह आया। उत्साह आने के बाद ये देखिए पांडुचेरी है, पांडुचेरी के नीचे है एक फोर्ट सेंट डेविड। फोर्ट सेंट डेविड ये अंग्रेजों का की बस्ती थी। उस पर जो है डुप्ले ने जो है आक्रमण किया, इसका घेरा डाला, और यह घेरा जो है 1.5 साल तक चला। उसी दौरान जो है इंग्लैंड से एक विशाल सेना अंग्रेजों के पक्ष में आ गई। उस कारण से डुप्ले को जो है सेंट डेविड का घेरा हटाना पड़ा। डुप्ले ने सेंट डेविड का जो है घेरा हटा लिया। फोर्ट सेंट डेविड का घेरा हटा लिया। चूंकि अब अंग्रेजों के पास इंग्लैंड से भी सेना थी, तो उन लोगों ने भी काउंटर अटैक किया और पांडिचेरी का घेरा डाल दिया। कहाँ का घेरा डाला? पांडिचेरी का घेरा डाला। बहुत दिन तक प्रयास करते रहे, सफलता नहीं मिली, वापस आ गए। इस तरह से दोनों लोगों ने अपना वक्त बर्बाद किया, लेकिन सफलता किसी को नहीं मिली। फिर जो है यूरोप में हम लोगों ने अभी देखा था 1740 में ऑस्ट्रिया के युद्ध, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का जो युद्ध शुरू हुआ था, उसी कारण से यहाँ पर भारत में
आंग्ल और फ्रांसीसी युद्ध शुरू हुए थे। तो 1748 में जो है वहाँ का जो 1748 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार की समस्या हल हो जाती है। हल होने के बाद एक वहाँ पर संधि होती है एक्स ला सॉपेल। कौन सी संधि होती है? एक्स ला सापल, या इसको ए ला सॉपल, एक्स के जगह पर कहेंगे ए ला सॉपल, ए ला सापल की संधि के माध्यम से यूरोप में उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त होता है। फलता है फ्रांस और ब्रिटेन के बीच होने वाला युद्ध समाप्त हो जाता है। और इस संधि की शर्तों में था कि उनको जो है अपने पुराने क्षेत्र दे दिए जाएं, मतलब यथास्थिति बरकरार रखी जाए। उसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों को जो है मद्रास दे दिया गया। और फ्रांसीसियों के उत्तरी अमेरिका में एक प्रांत मिला। ये मिला किसको? अंग्रेज़ों को। फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका में एक प्रांत मिला, लुइजनबर्ग। उत्तरी अमेरिका में लुइजनबर्ग मिल गया था, जो इनसे जो है लेकर के पहले अंग्रेज़ों को दिया गया था। तो इस तरह से जो है ला या यक्स ला सापल की संधि ने क्या किया? प्रथम कर्नाटक युद्ध को समाप्त कर दिया। अब हमें देखना है कि जो है युद्ध हुआ, इसका क्या परिणाम हुआ, इसके क्या फायदे हुए, कुछ हुआ कि नहीं हुआ। अगर हम लोग देखें तो राजनीतिक रूप से देखें तो किसी की राजनीतिक सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अनवरुद्दीन ने, जो नवाब थे कर्नाटक के, अनवरुद्दीन ने इच्छा की थी मद्रास की, उन्हें नहीं मिली। अंग्रेज़ों को मद्रास फिर से मिल गया। फ्रांसीसी पुरानी स्थिति में आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में इस युद्ध से जो भी उसके भागीदार थे उनको न कोई फायदा हुआ न कोई लाभ हुआ। इसके बावजूद इस युद्ध ने कई बातें प्रमाणित की और सिद्ध की, जैसे भारतीय राजाओं की दुर्बलता स्पष्ट कर दी, एक बात। दूसरी बात, इस युद्ध ने नौसैनिक क्षमता की महत्ता को प्रतिपादित कर दिया। तीसरी बात, इस युद्ध ने यह प्रमाणित कर दिया, अगर अच्छे से संगठित है, प्रशिक्षण दिया गया है, अनुशासन प्राप्त सेना छोटी भी है, तो भारतीयों की बड़ी सेना को अच्छे ढंग से पराजित कर सकती है। मतलब यूरोपीय सेना की श्रेष्ठता को सिद्ध किया। इस तरह से इस युद्ध के परिणाम स्वरूप यह स्थापित हो गया, इस युद्ध ने फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों को यह निर्णय करने में मदद की कि वह भारत में अपना शासन या साम्राज्य स्थापित कर सकते हैं। और इस युद्ध के बाद इन लोगों ने निर्णय भी लिया कि भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया जाए। इस युद्ध ने डुप्ले के प्रयोगों और क्लाइव की विजयों के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया, क्योंकि डुप्ले कूटनीतिक प्रयोग करेगा और क्लाइव जो है युद्ध करेगा, उसके माध्यम से जो है आगे बढ़ेगा। दूसरा, इसी युद्ध ने जो है द्वितीय कर्नाटक युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार कर दी है, जिसके बारे में हम लोग जो है अगली क्लास में जब द्वितीय कर्नाटक युद्ध पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक था प्रथम कर्नाटक युद्ध, उसमें हम लोगों ने
कर्नाटक की स्थिति, कर्नाटक युद्ध के कारण, युद्ध के परिणाम देख लिए हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। इसको आप लोग देखते रहिए, एक एक बिंदु को एक दो बार रिपीट करिए, सब चीज़ें आपको याद हो जाएगी।